अपने दम पर भी ताकतवर बन सकता हूँ। मेरे सामने इतने सारे लड़ाकू पेशे कॉम्बैट क्लासेस थे, लेकिन न जाने क्यों मैंने समनर चुन लिया। मगर किसी ने भी नहीं सोचा था कि मेरी पहली समनिंग में सबसे बेकार एक छोटा काला कुत्ता निकलेगा। यहाँ तक कि मुझसे बहुत उम्मीदें रखने वाले मेरे क्लास टीचर लू वैन भी गुस्से में मुझे डांटने लगे कि मैंने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, क्योंकि समनर पूरी तरह अपने समन किए हुए जीवों पर निर्भर होता है और अभी के लिए मैं एक बेकार इंसान से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। आखिर जब तक मैं किसी अच्छे अकादमी में दाखिला लेकर धीरे धीरे विकास करता रहूं, भविष्य में मुझे दूसरी बार समन करने का मौका मिलेगा, तब भी मैं गर्व से कह सकूंगा, किसी गरीब युवक को कम मत समझो। मैंने जमीन पर बैठे उस आज्ञाकारी छोटे काले कुत्ते को देखा। उसे देखकर मेरी निराशा कुछ कम हो गई। मैंने उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरा। उसी समय मेरे दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी उभरी। वफादारी, कभी विश्वासघात नहीं करेगा। क्या आप लाइफ बॉन्ड, लाइफ लिंक स्थापित करना चाहते हैं? आखिरकार मैंने हाँ चुन लिया। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा फट रही हो। असहनीय दर्द के बीच मैं चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। आसपास के सभी छात्र सोचने लगे कि मैं इस सदमे को सहन नहीं कर पाया हूँ। वे मेरा मजाक उड़ाने लगे। तभी मेरी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की और मेरी गर्लफ्रेंड लियू रोयान मेरे पास आई और झिझकते हुए बोली, मेरे जैसे साधारण इंसान के लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। गन नाइट लियू लियांग पहले ही मुझे अपनी टीम में शामिल होने का प्रस्ताव दे चुका है, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैंने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं। इतना साधारण जवाब सुनकर वह चौंक गई। जो बातें वह समझाना चाहती थी वे उसके गले में ही अटक गईं। उसे लगा कि मैं उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। उसने ठंडी सांस छोड़ी और बिना दया दिखाए मुड़कर चली गई। वह तो बस दिखावा कर रहा है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। रोयान, तुमने कुछ गलत नहीं किया। उसके जैसे आदमी के लिए इतना सोचने की क्या जरूरत है? उसकी ताकत तुम्हारे लायक ही नहीं है। लेकिन मैंने उन दोनों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लाइफ बॉन्ड पूरा होते ही मैंने पाया कि मेरे छोटे काले कुत्ते ने एसएसएस रैंक प्रतिभा जागृत कर ली थी। लालची भक्षण, ग्रीडी ग्लटनी, वह जो भी खाता उसे ऊर्जा में बदल सकता था। उसकी वृद्धि और विकास पर किसी भी प्रकार की सीमा लागू नहीं होती थी। लगता है यह दर्द व्यर्थ नहीं गया। आखिर एसएसएस रैंक प्रतिभाएं बेहद दुर्लभ होती हैं। जब भी कोई ऐसी प्रतिभा सामने आती है उसे अत्यधिक महत्व दिया जाता है, यहाँ तक कि पूरा देश भी उसकी रक्षा करता है। लेकिन कुछ सोचने के बाद मुझे लगा कि बात कुछ अजीब है। जो खाएगी, जो बढ़ेगी, जो विकसित होगी, आखिर वह तो यही कुतिया है। तो असली फायदा किसे मिल रहा है? लगता है मैं फिर भी कुत्ता पालने वाले की पहचान से नहीं बच पाऊंगा। इसके बाद मैंने उसे एक शानदार नाम दिया, हे मिंग। मैंने अपने हाथ का आखिरी मांस का टुकड़ा उसकी ओर फेंक दिया। मांस खाते ही मैंने देखा कि उसके गुण धीरे धीरे बढ़ने लगे। कुछ ही देर में उसके सभी मूल आंकड़े एक एक अंक बढ़ गए। यह देखकर मैं भीतर ही भीतर हैरान रह गया। अगर साधारण मांस से इतना फायदा हो सकता है तो उच्च ऊर्जा वाला भोजन खिलाने पर क्या होगा? तभी मेरे शरीर में भी एक गर्म लहर दौड़ गई। मेरी ताकत भी थोड़ी बढ़ गई थी। तब मुझे समझ आया कि समन किए गए जीव को मिलने वाली ऊर्जा का एक हिस्सा समनर को भी वापस मिलता है। यानी अगर मैं उसे पर्याप्त भोजन खिला सकूं तो समनर और समन किया गया जीव दोनों साथ साथ मजबूत हो सकते हैं। घर लौटने के बाद माँ ने मुझसे पूछा, आज के क्लास चेंज समारोह में तुम्हें कौन सा पेशा मिला? मैंने खाना खाते हुए जवाब दिया, समनर। अगले ही पल मेरी छोटी बहन चेन ली उत्साह से चिल्ला उठी, यह तो लड़ाकू पेशा है। भैया आप कमाल हो, जल्दी मुझे अपना समन किया हुआ जीव दिखाओ। चेन ली की चमकती आंखें देखकर मैं उसका उत्साह खराब नहीं करना चाहता था। मैंने अपने पीछे खड़े हे मिंग की ओर इशारा किया, लेकिन उसकी उत्साहित अभिव्यक्ति तुरंत जम गई। इतना छोटा कैसे हो सकता है? उसने हे मिंग को अपनी बाहों में उठाकर कुछ देर तक खिलाया। हे मिंग ने दुखी होकर सिर झुका लिया और ऊ ऊ की आवाज निकाली। रात का खाना खत्म होने के बाद मैं बर्तन समेट रहा था कि तभी माँ मेरे पास आई। उन्होंने अपने कपड़ों से एक बैंक कार्ड निकालकर मेरी ओर बढ़ाया। मैंने लिंजू से सुना है कि इस साल प्रवेश परीक्षा की कट ऑफ फिर बढ़ गई है। इस पैसे से कुछ अच्छा खरीद लेना और तैयारी करना। मैं जानता था कि इस कार्ड में घर की सारी बचत थी। माँ ने हमेशा मेरी पूरी निष्ठा से सहायता की थी। उन्हें डर था कि परीक्षा में असफल होने पर मुझे बड़ा झटका लगेगा, लेकिन इस समय मुझे सचमुच इस पैसे की जरूरत थी, इसलिए मैंने बिना मना किए कार्ड ले लिया। धन्यवाद माँ, ये काफी है, क्योंकि परीक्षा शुरू होने से पहले मुझे अपनी ताकत बढ़ानी ही थी, वरना किसी भी अच्छे संस्थान में प्रवेश पाना असंभव था। और मुझे याद था कि शीर्ष रैंक पाने वालों को नकद पुरस्कार भी मिलता है। अगर मैं वह पुरस्कार जीत लूं तो माँ को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद मैं कार्ड लेकर एक ऐसे रेस्तरां में गया जो एक लाइफ क्लास प्रोफेशनल चलाता था। वहाँ से मैंने 100 किलो से भी अधिक सस्ता दुबला मांस खरीदा और सब कुछ हे मिंग को खिला दिया। वह मानो कभी पेट नहीं भर सकता था। वह पागलों की तरह मांस को फाड़ फाड़ कर खाने लगा। साथ ही उसके गुण लगातार बढ़ते रहे। ऊर्जा की वापसी के कारण मेरी ताकत भी बढ़ने लगी। कुछ ही देर में हे मिंग की विकास प्रगति पूरी भर गई। मैंने तुरंत उसे विकसित होने का आदेश दिया। विकास के बाद उसके आंकड़े मेरी आंखों के सामने उभर आए। न केवल उसने 2 नए कौशल जागृत कर लिए थे, बल्कि उसके चारों मुख्य गुण 50 से भी ऊपर पहुंच गए थे। उसका बाहरी रूप भी थोड़ा बदल गया था। लगता है विशेष प्रकार के दुबले मांस का प्रभाव वास्तव में बहुत अच्छा था और मेरे चारों मुख्य गुण भी 10-10 अंक बढ़ गए थे। अब हमारा यह संयोजन पूरी तरह शीर्ष स्तर की ताकत रखता था। एक रात आराम करने के बाद अगली सुबह मैं जल्दी ही परीक्षा स्थल के लिए निकल पड़ा। जानकारी
की जांच पूरी करने के बाद मैं उस क्षेत्र में पहुंचा जहां नंबर 2 हाई स्कूल के छात्र एकत्रित थे। इस बार की कॉलेज प्रवेश परीक्षा में कई प्रथम श्रेणी के हाई स्कूलों के छात्रों को एक साथ रखा गया था। प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर थी। कल तक घमंडी बना फिरने वाला लियू लियांग, जो कह रहा था कि वह लियू रुयान को शीर्ष रैंक में पहुंचा देगा, आज पहले से कहीं अधिक घबराया हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके पिता ने अपने संबंधों का उपयोग करके जानकारी जुटाई थी। उन्हें पता चला था कि इस वर्ष 12वीं कक्षा के छात्रों की गुणवत्ता असाधारण रूप से ऊंची थी। चेन तियानशिंग, तुम अभी भी आए हो? दूसरे लाइफ क्लास छात्रों की तरह हार मानकर घर क्यों नहीं बैठ जाते? कम से कम पुराने सहपाठियों के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा। आखिर अगर मुकाबला ही नहीं करोगे तो खुद को यह झूठ बोल सकते हो कि तुम कभी हारे ही नहीं। यह सुनकर आसपास के कई छात्र हंस पड़े। मैंने उसकी ओर देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक तेज घंटी की आवाज गूंजी। 4 विशाल कांस्य द्वार एक साथ खुल गए। उनकी दरारों से ठंडी और रहस्यमयी ऊर्जा की लहरें बाहर निकलने लगी। सभी छात्रों ने बिना समय गंवाए तुरंत अपने अपने प्रवेश करने वाले डंगोनन डंजन की जानकारी ध्यान से देखनी शुरू कर दी। जानकारी सामने आते ही कई छात्र घबरा गए। क्या हमारे नंबर 2 हाई स्कूल को सबसे कठिन हड्डियों का जंगल बेरिड बोन फॉरेस्ट मिला है? ये तो सबसे अधिक असफलता दर वाले डंगोनन में से एक है। गए काम से, बिल्कुल गए काम से, एक शिक्षक ने तुरंत डांटते हुए कहा। सभी डंगोनन की कठिनाई लगभग समान होती है, इसमें घबराने की क्या बात है? क्या तुम्हें लगता है कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा निष्पक्ष नहीं होगी? मैंने पहले ही तुम्हें राक्षसों का ज्ञान, उनकी आदतें और वातावरण के अनुसार लड़ने के तरीके पढ़ाए हैं। जल्दी से सब कुछ याद करो। इसके बाद परीक्षा परिणाम दर्ज करने वाले रिकॉर्डर सभी छात्रों में बांट दिए गए। जैसे ही घंटी बजी, कॉलेज प्रवेश परीक्षा आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। सफेद वस्त्र पहने, बर्फ जैसे नीले लंबे बालों वाली एक लड़की सबसे पहले डंगोनन में प्रवेश कर गई। ये तो 3rd हाई स्कूल की सीनियर सुलिनचुए है। उसने अकेले डंगोनन में प्रवेश करने का फैसला किया। वह तो एक लंबी दूरी की जादूगर मेज है। बिना किसी सुरक्षा के अंदर जाना सुरक्षित होगा। दूसरे छात्र ने तुरंत जवाब दिया। उसके पास 5 अलग अलग बचाव कौशल हैं। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब कई उत्कृष्ट छात्र अकेले अकेले डंगोनन में प्रवेश करने लगे तो मैंने भी बिना झिझक अकेले ही अंदर जाने का फैसला कर लिया। सभी छात्रों के प्रवेश करने के बाद एक शिक्षक ने हाथ लहराया। तुरंत 4 विशाल जल पर्दे, वाटर स्क्रीन्स प्रकट हो गए, जिन पर डंगोनन के अंदर का वास्तविक दृश्य दिखने लगा। अचानक डंगोनन के बाहर एक सफेद चमक दिखाई दी। एक छात्र ने स्वेच्छा से परीक्षा छोड़ दी थी और वह छात्र नंबर 2 हाई स्कूल का ही था। यह देखकर नंबर 2 हाई स्कूल के सभी शिक्षकों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुपचाप सिर झुका लिया, क्योंकि हड्डियों का जंगल अन्य डंगोनन से अलग था। यहाँ केवल ताकत ही नहीं बल्कि अत्यधिक सावधानी और मजबूत मानसिक शक्ति की भी आवश्यकता थी। कमजोर मानसिकता वाले छात्र अक्सर बीच में ही हार मान लेते थे। सभी क्लास टीचर अपने अपने छात्रों को स्क्रीन पर खोज रहे थे, लेकिन जब प्रिंसिपल की नजर एक अकेले लड़के पर पड़ी तो उनके चेहरे पर आश्चर्य उभर आया। हमारे नंबर 2 हाई स्कूल में ऐसा कोई उत्कृष्ट छात्र भी है? रुको, क्या यह तुम्हारा छात्र नहीं है लुवेन? लुवेन कुछ पल के लिए चुप रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। स्पष्ट रूप से मेरा शुरुआती हालात बेहद खराब थे, तो फिर मैंने टीम बनाकर न्यूनतम अंक प्राप्त करने का सुरक्षित रास्ता क्यों नहीं चुना? लुवेन को अचानक सिर दर्द होने लगा। एक अन्य शिक्षक ने नाराज होकर कहा, लुवेन, तुमने अपने छात्रों को आखिर कैसे पढ़ाया है? इतनी कम ताकत के बावजूद वह अकेले डंगोनन में घुस गया। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। लुवेन केवल कड़वी मुस्कान ही दे सके। अब वह केवल यही उम्मीद कर सकते थे कि मेरे साथ कोई दुर्घटना न हो, लेकिन जिस चीज का डर था वही हो गया। जल पर्दे पर साफ दिखाई दे रहा था कि एक गहरा हरा विशाल कीड़ा मेरे सिर के ऊपर छिपा हुआ था और हमला करने ही वाला था। डंगोनन में प्रवेश करते ही मैंने चारों ओर नमी से भरी जमीन देखी। जंगल के भीतर रोशनी भी बहुत कम थी। अचानक किसी वस्तु के गिरने की आवाज सुनाई दी। मैंने बिना एक पल गंवाए अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। क्षण भर में 1.5 मीटर लंबी एक जादुई छड़ी मेरे हाथ में प्रकट हुई। अगले ही पल वह एक लंबी तलवार में बदल गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर तेज वार किया। एक चमकती हुई सफेद रेखा बिजली की तरह निकली और सीधे उस हरे कीड़े के शरीर को चीरती हुई निकल गई। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई प्रतिक्रिया देने का अवसर ही नहीं मिला। आपने विष शासक कीड़े पॉइजन रूलर वर्म को सफलतापूर्वक मार दिया। 50 अनुभव अंक प्राप्त हुए। साथ ही रिकॉर्डर पर मेरा स्कोर बढ़कर 15 अंक हो गया। मैं अब भी तलवार पकड़ने की अनुभूति नहीं भूला था। अपने पिछले जीवन में मैंने तलवारों के साथ अनगिनत वर्ष बिताए थे। मैंने लाखों बार तलवार खींचने का अभ्यास किया था। हालांकि अभ्यास साधारण था, लेकिन शरीर की ताकत और वार करने की तकनीकें मेरी मांसपेशियों में बस चुकी थीं। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग दंग रह गए। क्या यह समनर नहीं है? इतनी तेज प्रतिक्रिया तो केवल अत्यधिक फुर्ती, एजिलिटी वाले लोग ही कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने सिर हिलाया। फिर भी केवल फुर्ती के सहारे 500 अंक पार करना असंभव है। लुवेन भी समझ नहीं पा रहे थे। सिर्फ एक दिन में मेरे भीतर इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया था। विष कीड़े को मारने के बाद मैं जंगल के अंदरूनी भाग की ओर बढ़ गया। अचानक आगे से भारी शोर सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे असंख्य जीव मेरी ओर दौड़ रहे हों। कुछ ही क्षण बाद मेरे सामने छोटे कद, बदसूरत चेहरे और हरे रंग की त्वचा वाले जीव दिखाई देने लगे। गॉब्लिन, मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। यह वही राक्षस थे जिनका उल्लेख पाठ्य पुस्तकों में था। इनका स्वभाव अत्यंत क्रूर होता था। इन्हें तेजी से प्रजनन करना पसंद
था और यदि भोजन न मिले तो यह अपनी ही जाति के लोगों को मारकर खा जाते थे। सबसे भयावह बात यह थी कि उनकी संख्या 50 से 60 के बीच थी। यदि वे सब एक साथ मुझ पर टूट पड़ते तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। मैंने तुरंत हेई मिंग को बुलाया। एक लंबी और शक्तिशाली भेड़िए जैसी गर्जना गूंज उठी। हेई मिंग की ठंडी आंखें सामने दौड़ते गोबलिनों पर टिक गईं। उनकी शत्रुता महसूस करते ही वह तलवार की तरह आगे झपट पड़ा। सबसे आगे खड़े गोबलिन का सिर उसकी टक्कर से चकनाचूर हो गया। दूसरी पंक्ति के गोबलिन भी बिखर गए। गोबलिनों ने जल्दी ही अपने हथियार निकाल लिए और पलटवार शुरू कर दिया। लेकिन जो हथियार पहले हमेशा प्रभावी रहते थे वे अब पूरी तरह बेकार साबित हो रहे थे, क्योंकि जैसे ही वे हेई मिंग की पीठ पर पड़ते कड़क हथियार सीधे टूट जाते। उसी समय हेई मिंग के पंजे लगातार उनके सिरों पर बरसने लगे। मैं भी एक तरफ खड़ा होकर वार पर वार करता रहा। एक एक करके गोबलिन गिरते गए। यहाँ तक कि कम बुद्धि वाले राक्षसों ने भी भय महसूस करना शुरू कर दिया। वे घबराकर हर दिशा में भागने लगे। मैंने आदेश दिया, हेई मिंग पीछा करो और एक भी मत छोड़ना, और मैं स्वयं निकटतम गोबलिन की ओर बढ़ गया। उनकी किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी। वे केवल हेई मिंग के भोजन बनने वाले थे। दर्शक दीर्घा में जब लोगों ने देखा कि मैं गोबलिनों के झुंड से घिर गया हूँ तो सबका ध्यान मेरी ओर चला गया। अधिकांश लोग पहले ही मान चुके थे कि मैं बाहर होने वाला हूँ, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक इंसान और एक समन किया गया जीव मिलकर पूरे गोबलिन समूह को भागने पर मजबूर कर देंगे। प्रिंसिपल गुस्से से खड़े हो गए। तुम लोगों ने आखिर इस छात्र की ताकत का मूल्यांकन कैसे किया था? ऐसे समन किए गए जीव को तुम लोगों ने कमजोर श्रेणी में रखा। मुझे बताओ, फिर ताकतवर किसे कहते हो? लू वेन का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। यह वही हथेली जितना छोटा कुत्ता नहीं था जो उन्होंने कल देखा था। ऐसी स्थिति का केवल एक ही मतलब था, उसकी विकास प्रतिभा अत्यंत शक्तिशाली थी। प्रिंसिपल भी उत्साहित हो उठे। क्या नंबर 2 हाई स्कूल को आखिरकार ऐसा प्रतिभाशाली छात्र मिल गया है जिस पर गर्व किया जा सके? उन्होंने तुरंत पूछा, जल्दी बताओ उसका वर्तमान स्कोर कितना है? बगल में खड़ी महिला शिक्षिका ने स्क्रीन देखकर कहा, 560 अंक। वह पहले ही हमारे स्कूल के वर्तमान प्रथम स्थान को पार कर चुका है। लू वेन को यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। उनका छात्र डंगोनन में प्रवेश किए आधा घंटा भी नहीं हुआ था और वह पहले ही पूरे स्कूल में प्रथम स्थान पर पहुंच चुका था। उधर मैंने अपनी तलवार पर लगा रक्त साफ किया। गोबलिनों के शवों से कई प्रकाश गोले निकलकर मेरे शरीर में समा गए। मेरा स्तर सीधे लेवल 2 पर पहुंच गया, लेकिन मेरी मानसिक शक्ति केवल 5 अंक बढ़ी। यही सामान्य पेशों की सबसे बड़ी कमजोरी थी। यदि यह कोई दुर्लभ या पौराणिक पेशा होता तो शायद 10 अंक मिलते। भविष्य में यह अंतर और भी बढ़ता जाता। लेकिन जब मैंने हेई मिंग से मिलने वाली ऊर्जा वापसी के बारे में सोचा तो मुझे उतना बुरा नहीं लगा। जब हेई मिंग ने जमीन पर पड़े सभी गोबलिनों के शव खा लिए तो मैंने तुरंत उसे आवाज दी, चलो अब एक बड़ा काम करते हैं। मैंने हेई मिंग को आवाज दी और आगे बढ़ गया। असली शिकार अब शुरू होने वाला था। गोबलिन झुंड में रहने वाले जीव थे। अगर यहाँ उनकी सेना मौजूद थी तो उनका मुख्य अड्डा भी आसपास ही होना चाहिए था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लगभग 10 मिनट तक आगे बढ़ने के बाद भी हमें एक भी राक्षस दिखाई नहीं दिया। अचानक दूर से कई नुकीले भाले हवा को चीरते हुए हमारी ओर आए। उसी समय पूरा जंगल हिल उठा। चारों दिशाओं से बड़ी संख्या में गोबलिन निकल पड़े। वे जोर जोर से चीख रहे थे और हथियार लहराते हुए हमारी ओर दौड़ रहे थे। मैंने तुरंत तलवार निकाली और उड़ते हुए भालों को दूर उछाल दिया। फिर शरीर घुमाते हुए एक गोबलिन का सिर धड़ से अलग कर दिया। साथ ही एक जोरदार लात मारकर दूसरे गोबलिन को उड़ा दिया, जिससे उसके पीछे खड़े कई और गोबलिन भी गिर पड़े। उधर हेई मिंग भी सीधे गोबलिनों की सेना में घुस गया और उन्हें फाड़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे गोबलिनों की लाशें बढ़ती गईं, पीछे से अलग अलग रंगों वाले दर्जनों गोबलिन दिखाई देने लगे। दर्शक दीर्घा में बैठे शिक्षक भी तनाव में आ गए। ये तो फायर गोबलिन और आइस गोबलिन है, क्या वह यहीं हार जाएगा? लेकिन अगले ही पल उन्हें समझ आ गया कि उनकी चिंता बेकार थी। जैसे ही मैंने उनके अलग रंग की त्वचा देखी, मेरा मन सतर्क हो गया। उन विशेष गोबलिनों के आने के बाद बाकी सभी गोबलिन अचानक व्यवस्थित हो गए। अब वे बिना सोचे समझे हमला नहीं कर रहे थे। फायर गोबलिन के आदेश पर मुट्ठी जितने बड़े आग के गोले मेरी ओर उड़ने लगे, लेकिन मैं लगातार फुर्ती से बचता रहा। फिर मैंने एक गोबलिन का गला पकड़ लिया। उसकी भयभीत आंखों के सामने ही मैंने उसे हवा में उछाल दिया। उड़ते हुए आग के गोलों से वह सीधे टकरा गया। उसके बाद मैं सचमुच गोबलिन लॉन्चर बन गया। एक एक गोबलिन को गोले की तरह उठाकर फायर गोबलिनों की ओर फेंकने लगा। यह दृश्य देखकर बाहर मौजूद सभी छात्र स्तब्ध रह गए। ऐसा भी किया जा सकता है? यहाँ तक कि क्लास टीचर लू वेन भी हैरान थे। मैंने तो यह लड़ाई का तरीका कभी नहीं सिखाया। अगर गोबलिन अपने साथियों को बचाते तो वे मरते, और अगर नहीं बचाते तब भी वे मरते। कुछ ही देर की लड़ाई में हेई मिंग पीछे से घूमकर उनके विशेष दस्तों को एक एक करके खत्म करने लगा। 100 से अधिक गोबलिनों में अब केवल कुछ ही बचे थे। वे जान बचाकर भागने लगे, लेकिन इस बार मैंने उनका पीछा करके उन्हें मारने की कोशिश नहीं की। मैं केवल दूर से उनका पीछा करता रहा, क्योंकि मेरा असली लक्ष्य उनका पूरा अड्डा नष्ट करना था। भागते हुए गोबलिन आखिर एक गुफा में घुस गए। मैंने कुछ पल सोचा और फिर उनके पीछे अंदर चला गया। गुफा पूरी तरह अंधेरी थी। आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। चलते समय कई बार मेरे पैरों के नीचे किसी के खाए हुए हड्डियों के अवशेष आ जाते थे। अचानक कई छोटे आकार की परछाइयां मेरी ओर झपटी। मैंने बिना सोचे तलवार खींचकर वार किया। गोबलिन जमीन पर गिरते गिरते 2 टुकड़ों में बंट चुके थे। उधर हेई मिंग ने भी एक ही झपट्टे में 2 गोबलिन निगल लिए। अचानक मोड़ के उस पार असंख्य मशालों की रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे
जैसे मैं आगे बढ़ा दृश्य साफ होता गया और जो मैंने देखा उससे मेरा चेहरा बदल गया। मैं तुरंत पीछे हट गया। गुफा की ऊपरी चट्टानों पर अनगिनत बदसूरत गोब्लिन चिपके हुए थे। वे अपने फटे हुए मुंह खोलकर हमें घूर रहे थे। अगले ही पल वे टिड्डियों की तरह हमारी ओर टूट पड़े। मैंने तुरंत हेइमिंग का कौशल सक्रिय किया। क्षण भर में उसका शरीर कई गुना बड़ा हो गया। वह सीधे गोब्लिनों की भीड़ में घुसकर आगे बढ़ने लगा। चारों ओर गोब्लिन उड़ने लगे। जैसे ही वे जमीन पर गिरते हेइमिंग उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देता। मैं भी उसके साथ मिलकर लगातार रास्ता साफ करता रहा। कुछ दूरी आगे बढ़ने के बाद अचानक एक भयंकर गर्जना गूंजी। फिर एक विशाल आकृति हमारी ओर झपटी। मुझे केवल सड़े हुए खून की दुर्गंध और तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। मैंने तुरंत उसकी जानकारी देखी, बर्सर्क जायंट ट्रोल। मैं पूरी तरह संभल भी नहीं पाया था कि वह हमारी ओर दौड़ पड़ा। उसके हर कदम से पूरी गुफा कांप रही थी, लेकिन हेइमिंग जरा भी नहीं डरा। वह बिना हिचकिचाहट सीधे ट्रोल पर टूट पड़ा। उसके पंजे सबसे पहले ट्रोल के शरीर पर पड़े, लेकिन केवल 4 हल्के घाव ही बन पाए। ट्रोल दर्द से गरजा और तुरंत उन्मत्त हो गया। उसने हेइमिंग का सिर पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे चट्टान की ओर दे मारा। फिर उसका विशाल शरीर भी ऊपर से गिर पड़ा। हेइमिंग को दबते देखकर मैंने तुरंत समनर का समर्थन कौशल सक्रिय कर दिया। सशक्तिकरण पशु, एनहांस बीस्ट। समनर के 3 मुख्य कौशल थे, समन पशु, सशक्तिकरण पशु और उपचार पशु। पहले कभी इतना शक्तिशाली दुश्मन नहीं मिला था, लेकिन अब मेरे सारे साधन काम आने वाले थे। जैसे ही सशक्तिकरण प्रभावी हुआ, हेइमिंग ने ट्रोल को उल्टा जमीन पर पटक दिया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। मैं लगातार उपचार पशु का उपयोग करता रहा और पूरी ताकत से हमला करता रहा। आखिरकार हम ट्रोल की जीवन शक्ति को कुछ 100 अंकों तक गिराने में सफल हो गए। इस दौरान आसपास के कई छात्र भी शोर सुनकर वहां पहुंच गए। हड्डियों के जंगल का बॉस तो कम से कम लेवल 12 का होता है। आखिर कौन सी टीम इतनी ताकतवर है? एक 3 सदस्यीय टीम सबसे पहले पहुंची। वे मदद भी करना चाहते थे और साथ ही कुछ अंक भी प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन जब वे घटना स्थल पर पहुंचे तो सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि ट्रोल की जीवन शक्ति एक झटके में शून्य हो चुकी थी। मेरे हाथ की छड़ी तलवार साफ बता रही थी कि मैं एक समनर था। आसपास मौजूद कोई भी छात्र बीच में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं कर सका। लियू लियांग और लियू रुयान भी भीड़ में मौजूद थे। दोनों अविश्वास से हेइमिंग को देख रहे थे। कल का छोटा काला पिल्ला आज इतना भयानक कैसे बन गया था? इसी समय एक 4 सदस्यीय टीम आगे आई। उनका नेतृत्व स्कूल के श्रेष्ठ छात्र झाओ हुयांग कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे स्कूल में तुम्हारे जैसा भी कोई है। तुम्हारा समन किया हुआ जीव काफी घायल लग रहा है। क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए? हमारी टीम में एक बहुत प्रतिभाशाली पवित्र वृक्ष हीलर भी है। बात पूरी होने से पहले ही पीछे खड़ी प्यारी लड़की ने झाओ हुयांग को लात मार दी। मैं मुस्कुराकर बोला, जरूरत नहीं, धन्यवाद। यह सुनकर वे जाने लगे, लेकिन तभी उनकी नजर मेरे स्कोर रिकॉर्डर पर पड़ी। 320 अंक। झाओ हुयांग के मुंह से लगभग गाली निकल ही गई। उसी समय लियू रुयान लाल चेहरा लिए धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंची, हेइमिंग की रक्त लाल आंखें उस पर टिक गईं। लियू रुयान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसे लगा मानो वह बर्फ की गहराई में गिर गई हो। उसके पैर कांप गए और वह लगभग गिर पड़ी। उसने दयनीय नजरों से मेरी ओर देखा, लेकिन मैंने एक बार भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। मैं सीधा वापस गुफा की ओर चला गया। मैं चाहता था कि हेइमिंग सभी राक्षसों को खाकर खुद को और मजबूत करे। जब उसने सारे राक्षसों के शव खा लिए तो ऊर्जा की एक परत उसके पूरे शरीर को ढकने लगी। स्पष्ट था कि इस बार का विकास पिछली बार के साधारण मांस से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसकी आंखें पूरी तरह रक्त लाल हो गईं। उसी समय मेरे सामने सूचना उभरी, बधाई हो, आपके समन किए गए जीव ने नया कौशल प्राप्त किया है, प्रतिघात रिफ्लेक्ट। बधाई हो, नया प्रतिभा गुण प्राप्त हुआ है, ज्वाला धारक, फ्लेम बेरर। इतनी जबरदस्त वृद्धि देखकर मैं भीतर तक चौंक गया। मैंने तुरंत उसका स्टेटस पैनल खोला। उसके सभी मूल आंकड़े अब 100 से ऊपर पहुंच चुके थे। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में उस पर सवार होकर यात्रा करना भी संभव हो जाएगा। लगता है अब मैं उस पर सवार होकर 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ सकता हूँ। इसी समय डंगोअन में प्रसारण गूंज उठा, कॉलेज प्रवेश परीक्षा समाप्त होने में केवल 1 घंटा शेष है, कृपया सभी छात्र अंतिम प्रयास करें। यह सुनते ही मैं तुरंत हेइमिंग की पीठ पर सवार हो गया और सीधे ट्विस्टेड ट्री किंग के क्षेत्र की ओर बढ़ गया। वह पूरे हड्डियों के जंगल का सबसे शक्तिशाली बॉस था। पहले जागरण फर्स्ट अवेकनिंग से पहले वह T1 स्तर का लॉर्ड रैंक बॉस माना जाता था। बाहर दर्शक दीर्घा में एक महिला शिक्षिका चिंतित होकर बोली, क्या यह बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? यह बॉस हर पहलू में उस विशाल ट्रोल से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। प्रिंसिपल भी असमंजस में थे। हाल ही में हेइमिंग का शरीर फिर से विशाल हो गया था और उसकी ताकत में भी भारी वृद्धि हुई थी। हालांकि ट्विस्टेड ट्री किंग को मारना अब भी बेहद कठिन था, लेकिन चूंकि मैं उसकी ओर बढ़ रहा था, इसका मतलब था कि मुझे कुछ भरोसा अवश्य था। दूसरी ओर मेरे क्लास टीचर लू वैन फर्स्ट हाई स्कूल की छात्रा सु लिनशुए का भयानक स्कोर देखकर गहरी सांस भर बैठे। तियान शेंग के लिए उसे पीछे छोड़ना शायद अब भी असंभव है। उसके पास 7000 से ज्यादा अंक हैं। अंतर अभी भी बहुत बड़ा है और उसके एक ही जादू से दर्जनों राक्षस एक साथ मर जाते हैं। आह भरने के बाद उन्होंने फिर से अपनी नजर जल पर्दे पर टिकाई। उधर मैं अभी अभी वृक्ष आत्माओं ट्री स्पिरिट्स के क्षेत्र में पहुंचा था। जैसे ही मैंने सीमा पार की, आसपास खड़े विशाल पेड़ एक एक करके जागने लगे। उनकी लाल आंखें खुल गईं। पेड़ों की शाखाएं अचानक सांपों की तरह मेरी ओर लपकी। मैंने तुरंत अपनी छड़ी तलवार निकाली
और लगातार 5 बार किए। कई शाखाएं एक साथ कटकर गिर गईं और अपनी सक्रियता खो बैठी।